चैप्टर नंबर 7 टॉर्शन। सो चैप्टर नंबर 7 टॉर्शन गाइस। सो जब भी अपन टॉर्शन के बारे में बात करते हैं दैट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल द एग्जाम्स। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स इंपॉर्टेंट है, वहां पे एक क्वेश्चन रहता है बेंडिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसी तरह नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट इन सॉम इट इज टॉर्शन। इट इज 2 marks fixed in GATE also and your other exams also, like a PWD, MPSC, ESC. They ask in torsion. Okay, because of torsion में सभी इंक्लूडेड होता है, एक्शियल फोर्स, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट कब आएगा? जब मेरा सेकेंडरी बीम और मेरा सेकेंडरी ये जो रहेगा, यानी जैसे कि अभी ये पेन है और मैंने ये पेन को ज्वाइन कर दिया, 1 मिनट, ये 1 बीम है, ये एक बीम, दीज आर कनेक्टेड। ओके, ये रिजिडली कनेक्टेड है, पिनली कनेक्टेड नहीं है। अभी मैंने पिनली कनेक्टेड इसको किया है, लेकिन यहाँ पर रिजिडली कनेक्टेड है। तो यहाँ का जो भी बेंडिंग मोमेंट रहेगा, यहाँ का जो भी बेंडिंग मोमेंट रहेगा, इसके लिए एक्सिस का बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा, इसके एक्सिस का बेंडिंग मोमेंट बन जाएगा। इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह रहेगा। ओके, इस तरह इसका बेंडिंग मोमेंट रहेगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट, यानी ये जो बेंड होगा, ये बीम जो बेंड होगा, दिस कंसिडरिंग एज दिस इज बीम, ये बीम अगर बेंड होगा, ये इस तरह बेंड होगा, तो ये बेंडिंग ये एक्सिस पे हो रहा ना, तो ये एक्सिस पे हो रहा, तो ये एक्सिस इसकी, और ये जो मोमेंट करेगा बेंडिंग का, जो भी मोमेंट आएगा, तो वो मोमेंट ऐसी घूमेगा। तो उसको कैसे घुमा रहा? इसको एक्चुअली घुमा रहा। इसको क्या घुमा रहा? एक्चुअली घुमा रहा। तो एक्चुअली घुमा रहा, जो भी बेंडिंग मोमेंट एक्सिस पे आएगा, मेंबर के, ये जो मेंबर है, ये मेंबर के एक्सिस पे आएगा, उस बेंडिंग मोमेंट को ट्विस्टिंग मोमेंट बोलेंगे, यानी टॉर्शन बोलेंगे। समझे क्या? एकदम इजी है। इस बीम का मोमेंट जब इस बीम पे आएगा, नीचे वाले बीम पे आएगा, तो वो इसको इस तरह घुमाएगा। ओके, इस तरह इसको रोटेट कर रहा। तो रोटेट किस तरह कर रहा? टॉर्शन जैसी रोटेट, टॉर्क जैसी रोटेट कर रहा, कपल जैसी रोटेट कर रहा। तो रोटेटिंग मोमेंट इज नथिंग बट अ टॉर्शन। रोटेटिंग मोमेंट इज नथिंग बट अ टॉर्शन। ओके, सॉरी, गला बैठ गया। टॉर्क, एक्शियल कपल, ट्विस्टिंग मोमेंट, आप इस तरह इसको बोल सकते हैं, यानी आप बोल सकते हैं टॉर्क। क्यों? एक्शियल कपल, जो अभी मैंने बोला एक्शियल कपल, एंड ट्विस्टिंग मोमेंट is nothing but a torsion. Okay, is nothing but torsion. Bending moment it is equals to bending moment is equals related to beam beams about neutral axis. Bending moment related to bending about beam bending about neutral axis. Bending about, यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, न्यूट्रल एक्सिस। टॉर्शन यानी ट्विस्टिंग मोमेंट, यानी एक्शियल कपल, यानी टॉर्क। ओके, टॉर्शन इट इज रोटेशन
with respect to centroidal axis, सेंट्रोइडल एक्सिस, ये बीम पे जब आएगा मोमेंट तो इसके सेंट्रोइडल एक्सिस यानी इसके एक्सिस पे रहेगा, ये बीम के एक्सिस पे, तो उसको सेंट्रोइडल एक्सिस बोलेंगे। ओके, सेंट्रोइडल एक्सिस कॉज टॉर्शन it is a moment which about centroidal axis member, centroidal moment with centroidal axis और axis member। अब इसका एक्शन कैसे रहेगा? क्लॉकवाइज तो रिएक्शन रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। 1 minute guys। Anti-clockwise। Okay, if facing to the other end, it look like clockwise but anti-clockwise moment resist the clockwise moment। ओके, एक्शन रिएक्शन ये तो पता है आपको। सो क्लॉकवाइज टॉर्शन को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्शन रोकेगा। डबल एरो गाइस, डबल एरो यानी टॉर्शन। हियर वी टुक डबल एरो यानी टॉर्शन। अब यहाँ पे अपन निकाल के भी देते तो आपको समझ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रोकेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रेजिस्ट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट रेजिस्ट टू क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, ठीक है। जैसे कि क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज। सो अभी देखो मेन चीज, ये एक आपका सर्कुलर सेक्शन है, यहाँ पे आपका एक टॉर्शन टी लग रहा है, तो
उसको आप डबल एरो से दिखा सकते, दैट इज इन क्लॉकवाइज नेचर। ओके, सो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज नेचर में है, दैट इज इन टी, दैट इज इन डबल एरो, 1 2, दैट इज टी। डबल एरो, यहाँ पे भी डबल एरो, यहाँ पे भी डबल एरो गाइस। So what is torsion? 1 minute. ओके, यहां से इस तरह और यहां से इस तरह, तो ये अभी इस तरह मैं बोल सकता हूँ। सो क्या होगा कि ये मेरा 0 0 है, ये मेरा 0 0 है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डिफ्लेक्शन हो, यानी टॉर्क होने से अभी ये रोटेशन होगा, रोटेशन होने से क्या होगा कि ये डिफ्लेक्ट होगा, ये कुछ ना कुछ डिफ्लेक्ट होगा, रोटेशनली डिफ्लेक्ट होगा। कैसे? डिफ्लेक्ट रोटेशनली, डिफ्लेक्ट रोटेशनली, यानी पहले आप ये बोल सकते हैं कि आपका ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, लेकिन ये सर्कल फिर से ऐसी रोटेशनली अंदर अंदर जा रहा है। ओके, तो रोटेशनली डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी पहले ओ था, ओ का ए पे आ गया, या फिर आप बोल सकते ए ए डैश पे आ गया, यहाँ पे बी बी डैश पे आ गया, यहाँ पे भी ए ए डैश पे आ गया, यहाँ पे भी बी बी डैश पे आ गया। ओके, तो टॉर्शन की वजह से क्या हो रहा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो क्यों आ गया? स्ट्रेसेस की वजह से आ गया। तो कौन से स्ट्रेसेस की वजह से आ गया? टॉर्शनल स्ट्रेसेस की वजह से आ गया, टॉर्शनल स्ट्रेसेस की वजह से आ गया। टॉर्शनल स्ट्रेस क्यों लग रहा? टॉर्शनल मोमेंट लग रहा करके टॉर्शनल स्ट्रेस लग रहा। गेटिंग गाइस? क्यों लग रहा टॉर्शनल स्ट्रेस? टॉर्शनल मोमेंट लग रहा करके टॉर्शनल स्ट्रेस लग रहा। टॉर्शनल मोमेंट क्या है? ट्विस्टिंग है, गोल घूमने वाला मोमेंट है। ओके, आपके बॉडी को गोल घुमाएगा वो वाला मोमेंट। ओके, सो वो वाले मोमेंट के लिए आपका क्या लग रहा? टॉर्शन की वजह से ट्विस्टिंग आपका ये हो रहा। ओके, ट्विस्टिंग हो रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ट्विस्टिंग के लिए मैं बोलूंगा फाई एम। टॉर्शनल स्ट्रेन के लिए मैं क्या बोलूंगा? दैट इज फाई एम, फाई एम। ओके, फाई एम इट इज टॉर्शनल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन। ओके, अब जब मैंने यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रेस डायग्राम देखूंगा, यहाँ पे मैं अगर स्ट्रेस डायग्राम देखूंगा तो ये मुझे इसी नीचे दिखेगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए अगर मैं देखूंगा तो वो मुझे ऊपर दिखेगा, जैसे कि ये मैंने क्लॉकवाइज वाला बनाया, ये कौन सा है बनाया मैंने? क्लॉकवाइज वाला बनाया, दैट इज माय क्लॉकवाइज। वी टुक दिस एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी कंसिडरिंग एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सिस है, एंटी क्लॉकवाइज बाहर बाहर साइड, बाहर बाहर साइड, सो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज बाहर साइड, यानी इस तरह मोमेंट रहेगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। सो तब मैं अगर यहाँ पे स्ट्रेस देखूंगा तो ये मेरा ऊपर लेके जाएगा एंटी क्लॉकवाइज को।
ओके, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा फिक्सिंग क्लॉकवाइज करना है, रिमूविंग एंटी क्लॉकवाइज करना है। ओके, फिक्सिंग क्लॉकवाइज, रिमूविंग एंटी क्लॉकवाइज। ओके, लिखो इसके नीचे आप, टॉर्शन रिप्रेजेंट बाय क्रॉस सेक्शनल मेंबर्स, टॉर्शन रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर, यानी ये क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर्स में टॉर्शन के लिए आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, टॉर्शन रिप्रेजेंट, टॉर्शन इज रिप्रेजेंट बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर। अब ये फिक्सिंग और रिमूविंग क्यों, हम इसका प्रॉब्लम्स में देखेंगे, तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा, नहीं तो आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसे। प्रॉब्लम्स से अपन इसको फिर से देखेंगे। ओके, इन क्रॉस सेक्शन स्ट्रेस ऑलवेज जीरो, स्ट्रेस ऑलवेज जीरो इन एनी मेंबर, in any member or element. Okay, stress always zero in any member or element. Stresses act only longitudinal, longitudinal axis. क्रॉस सेक्शन है ना, इसको मैं काटूंगा और इसका क्रॉस सेक्शन मैं निकालूंगा तो वहां पे स्ट्रेसेस नहीं लगेंगे। स्ट्रेसेस कहाँ पे लगेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगेंगे। ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे स्ट्रेसेस लगेंगे। क्रॉस सेक्शन पे क्या है, स्ट्रेसेस इज जीरो। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेयर इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पीडब्ल्यूडी एग्जाम, फॉर इरिगेशन डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, all the departmental exam they ask this. Okay, torsion में फिक्स क्वेश्चन। क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेसेस क्या है, जीरो। कहाँ पे स्ट्रेसेस एक्ट होंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे स्ट्रेसेस एक्ट होंगे। विच इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दैट टी टी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे स्ट्रेसेस एक्ट होंगे। कहाँ पे स्ट्रेसेस एक्ट नहीं होंगे, मैं अगर इसका सेक्शन निकालूंगा वहां पे देखूंगा स्ट्रेसेस इज नॉट एक्ट। ओके, स्ट्रेसेस इज नॉट एक्ट, स्ट्रेसेस इज जीरो। ओके, फॉर नोट, नोट समझा ना आपको स्ट्रेसेस का, इस पे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रॉस सेक्शन, ओके, क्रॉस सेक्शन है ना, मैं अगर इसका एक सेक्शन निकाल लूं तो सेक्शन पे मुझे नहीं दिखेगा, दिस इज द माय सेक्शन, सेक्शन पे मुझे स्ट्रेसेस नहीं दिखेंगे। हाँ, मुझे स्ट्रेन जरूर दिखेगा, लॉन्गिट्यूडनली दिखेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनली, और ये मुझे स्ट्रेन भी दिखेगा, वो क्या दिखेगा मेरा, जो भी मेरा स्ट्रेन दिख रहा, तो ए मेरा ए पे चले गया, यानी ये ए था तो ये ए डैश पे चले गया, बी बी डैश पे चले गया, लेकिन इसका डायमीटर इंक्रीज हो गया, नो डायमीटर इज इंक्रीज। वन इज द नो चेंजिंग डायमेंशन, चेंजिंग डायमेंशन उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहां से यहां तक चले गया, ये यहां से यहां तक आ गया, तो उसकी वजह जिससे टॉर्शनल स्ट्रेसेस लगेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, देयर इज नो एक्टिंग एट अ प्योर टॉर्शन के लिए, वो भी एक कंसेप्ट है प्योर टॉर्शन। तो आप ये समझ लो कि ये जो भी स्ट्रेसेस लगेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगेंगे, लॉन्गिट्यूडनल पे लगेंगे,
सेक्शन पे देयर इज नो, बिकॉज ऑफ नो डायमीटर एक्सचेंज, नो डायमीटर एक्सचेंज। सिर्फ क्या हो रहा, ए पे जा रहा, बी पे आ रहा है, यानी ये भी यहाँ पे भी ए डैश पे आ रहा है, यहाँ पे भी अगर अपन करेंगे तो बी डैश पे। अभी ये एंटी क्लॉकवाइज है तो सॉरी ये उल्टा जाएगा, 1 मिनट, इसका भी मैं निकाल के दे देता है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ए ए डैश पे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है ना, इधर आएगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे ही घूमेगा। ओके, ए डैश, बी बी डैश, ये बी डैश। ओके, इस तरह आएगा, यानी ये इधर का इधर आया, ये इधर का इधर, यानी कैसी एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसी क्लॉकवाइज, ये कैसी था क्लॉकवाइज था, यानी इसी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ओके, तो ऐसी यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डायमीटर इट इज नॉट चेंज, प्लीज नोट दैट। ओके, चेंज क्या हो रहा, चेंज यानी चेंज भी क्या हो रहा है, ये ए यहाँ पे चले गया। ओके, ए का पोजीशन चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट नोट, फॉर एनी मेंबर विथ, लिखो, फॉर एनी मेंबर with any kind of loading, any member with any kind of loading, any member with any kind of loading, any member with any kind of loading, the stress developed in the cross section, the stress developed in the cross section is always zero, is always zero, is always zero। कोई भी मेंबर रहे, क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस ऑलवेज जीरो, ये मैंने बेंडिंग स्ट्रेसेस के चैप्टर में भी आपको बताया था। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तभी ये अजम्पशन यानी ये नोट मैंने पहले ही आपको बताया था। ओके, यहाँ पे फिर से अपन इसको रिवाइज कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, जो भी स्ट्रेसेस आएंगे वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ही अपन लेंगे और अपन देखेंगे एज कंसर्न स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल assumptions। what is assumptions? First, our important assumption, material is homogeneous and isotropic। फर्स्ट assumption लिख लो, material is homogeneous and isotropic। material is homogeneous and isotropic। shear stress is directly proportional to the shear strength, valid up to proportionality limit, PL it is nothing but proportionality limit only। ओके, उसके बाद तो नहीं रहेगा। थर्ड, Euler's Bernoulli's assumption is valid। Euler's Bernoulli's Euler's Bernoulli's Euler's Bernoulli's theory valid। ओके, Euler's Bernoulli's theory valid। कैसी, नीचे लिख लो, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन remain plane before bending and after bending, plane section remain plane before bending and after bending। तो वही मैं लिख सकता हूं, उसके नीचे लिखो ब्रैकेट करके, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर टॉर्शन आफ्टर टॉर्शन, बिकॉज ऑफ वी आर स्टडिंग टॉर्शन, we are studying torsion। so torsion is nothing but a twisting moment, bending is nothing but a moment, so before bending and after bending is nothing but before torsion and after torsion, same plane रहेगा, plane section remain plane रहेगा। that is your assumption, that is your assumption। ओके, लिख लिया ना,
नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन लिखो प्लीज, नेक्स्ट लाइन्स। नेक्स्ट लाइन गाइस, as per Bernoulli's the strain distribution, as per Bernoulli the strain distribution zero at center, as per Bernoulli the strain distribution zero at center, zero at center of the shaft, zero at center of the shaft, of the shaft, maximum at extreme point, maximum at extreme point, एक्सट्रीम पॉइंट के लिए क्या है, मैक्सिमम है बाबा, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट, ओके। यानी आपको जीरो कहाँ पे मिलेगा, सेंटर पे जीरो मिलेगा, मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, बर्नौली रिलेटेड टू, नीचे लिखो, बर्नौली रिलेटेड टू स्ट्रेन अप टू फेल्यूर, बर्नौली रिलेटेड टू स्ट्रेन अप टू फेल्यूर, बर्नौली रिलेटेड टू स्ट्रेन अप टू फेल्यूर, ओके। हुक्स लॉ रिलेटेड टू strain up to proportionality limit, Hooke's law related to strain up to proportionality limit, okay, okay। अगेन लिखो, अगेन आपको लिखना पड़ेगा, ओके। बर्नौली कहां तक है, अप टू फेल्यूर है, हुक्स कहां तक है, अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक है, ओके। लेकिन अपना एजम्पशन भी अपने को प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही लेना है। बर्नौली वैलिड है कहां तक, फेल्यूर तक वैलिड है, ओके। नेक्स्ट, बर्नौली, बर्नौली एजम्पशन इज वैलिड ओनली, ये अभी आप दूसरे पेन से या फिर इसके सामने का वर्ड आप अंडरलाइन करके लिखो, दूसरे पेन या फिर अंडरलाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स, ओके। बाकी सभी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, इवन आस्क्ड इन गेट आल्सो, ओके। Bernoulli's assumption is valid only for circular shaft, Bernoulli's assumption is valid only for circular shaft, for circular shaft means shaft is subjected to torsion, shaft is subjected to torsion, we can directly use Bernoulli's assumption, we can directly use Bernoulli's assumption, ओके। सर्कुलर शाफ्ट है, सर्कुलर शाफ्ट के लिए ही वैलिड है बर्नौलीज, बर्नौलीज टॉर्शन के लिए, सर्कुलर शाफ्ट के लिए ही वैलिड है, ओके। समझा क्या, उसके नीचे का देख लेते हैं अभी अपन, अगेन नेक्स्ट, नॉन सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा बाबा, फिर सर्कुलर शाफ्ट के लिए ही है तो यानी ये सर्कल सर्कल ही क्यों निकाला मैंने रेक्टेंगुलर क्यों नहीं निकाला, ये रीजन था कि मैंने सर्कल सर्कल का ही आपको अभी एग्जांपल दिया, ओके। assumption is valid for, assumption is not valid, assumption is not valid for, assumption is not valid for non-circular shaft like rectangle, triangle, etc. Assumption is not valid for non-circular shaft like rectangle, triangle, etc. Rectangle, triangle, etc. Okay. This is your third assumption. Now we move to the fourth. Ready यानी रेडियस,
रिमेन रेडी यानी रेडियस, ओके, रिमेन स्ट्रेट, रेडी रिमेन, रेडियस रिमेन स्ट्रेट, जो भी रेडियस रहेगा रेडियस आर स्ट्रेट, स्ट्रेट रहेगा, ये assumption है, ओके, ये assumption है, रेडियस रिमेन स्ट्रेट, रेडी रिमेन स्ट्रेट। अब रेडियस रिमेन स्ट्रेट जब हम बोल रहे हैं तो वो कैसे रहेगा? नो डिस्टॉर्शन, नो डिस्टॉर्शन इन शेप, दैट इज बर्नौली assumption is valid। बर्नौली's assumption is valid। नो डिस्टॉर्शन यानी कोई क्रैक्स वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, वो जो रेडियस है रेडियस स्ट्रेट ही रहेगा, रेडियस का रेडियस बढ़ रहा नहीं, रेडियस कम नहीं हो रहा, सिर्फ क्या रोटेट हो रहा है, ए से ए डैश पे जा रहा, बी से बी डैश पे जा रहा, बस खत्म, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज वैलिड। ओके, नेक्स्ट, दैट इज assumption इज ओवर। चार assumption आपको देखना है, चार assumption खत्म हो गए। समझ रहा है ना प्रियंका? हाँ सर। ओके, टॉर्शन इक्वेशन, next topic, torsion equation। What is torsion equation? Sorry, that T by J, G theta by L, tau by R, T by J, G theta by L, tau by R। R it is radius। R आप बिग भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन छोटा ही लिखो तो बेटर रहेगा। बिग आर यानी 1/r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये आर यानी रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, सो दिस इज इक्वेशन। अब क्या टी क्या है, टाउ क्या है, जे क्या है, ये सब अपन देखेंगे। व्हाट इज टी? पहला टी, मैक्सिमम टॉर्शन, मैक्सिमम टॉर्शन, ओके, मैक्सिमम टॉर्शन। व्हाट इज जे? जे इट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी आई जेड बोल सकता मैं इसको, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यानी जे होता पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता। व्हाट इज थीटा नाउ? थीटा इट इज ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग एंगल, जैसे कि ये जो है ये एक थीटा है, ओके, एक थीटा है ना, एक थीटा से ट्विस्टिंग एंगल है ये, दैट इज माय ट्विस्टिंग एंगल थीटा। यानी यहाँ पे जो भी मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चले गया तो कुछ एंगल से ही चले गया ना, तो वो जो एंगल है दैट एंगल इट इज नथिंग बट अ ट्विस्टिंग एंगल, उसको बोलेंगे हम थीटा। ओके, तो बोलेंगे हम थीटा। ओके, सो आप लिख लो थीटा इट इज इक्वल टू ट्विस्टिंग एंगल, theta it is equals to twisting angle। What is G? G it is rigidity modulus, G it is rigidity modulus, rigidity modulus
Okay, what is length? L it is equals to length of shaft. लॉन्गिट्यूडनली देख रहे हैं ना, दैट्स व्हाई लेंथ चाहिए, इसलिए लेंथ ऑफ शाफ्ट. व्हाट इज टाउ? अपना ताऊ यानी शेयर स्ट्रेस, दैट इज नथिंग बट अ शेयर स्ट्रेस. यहाँ पे भी ताऊ अपन ने शेयर स्ट्रेस ही लिया है. लास्ट चैप्टर वी सीन आल्सो ताऊ इट इज शेयर स्ट्रेस. टॉर्शनल shear stress. Bending shear stress and torsional shear stress are both different. Torsional shear stress about a radius or radial distance of R from the center. From the center. From the center. Okay. तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला. T by J, G theta by L, tau by R. R it is radius. R it is radius. Okay. R. So radius of curvature in bending equation E by R, M by I, F by Y. इजिप्ट रानी में फॉलो यू आर. इसका कोई शॉर्टकट है क्या? देयर इज नो शॉर्टकट. शॉर्टकट है लेकिन वो याद रखने लायक नहीं है. ठीक है, अब आपके लैंग्वेज में कुछ भी शॉर्टकट एक बना सकते हैं. T by J, G थीटा by L, tau by R. Okay. So that is your bending equation. R it is equals to here, radius it is equals to L by theta. L by theta. आप बोलेंगे सर हाउ द L by theta? How the L by theta? R it is equals to. Okay, R it is equals to L by theta. आप बोल सकते हैं रेडियस इज इक्वल्स टू L by theta. R theta is equals to L होता. R theta it is equals to L. कैसी? R क्या? That is theta. That is R. तो ये क्या होता? L it is equals to R theta. So R is equals to क्या हो जाएगा? L by theta. Bending equation. Which equation? In bending equation. Okay. क्योंकि आपका बीम ऐसे बेंड हो जाएगा ना, वो कैसे बेंड होगा? एक रेडियस से बेंड होगा. तो वो रेडियस इनटू दैट थीटा, दैट इज द लेंथ ऑफ बेंडिंग. लेंथ ऑफ बेंडिंग. तो आप बेंडिंग इक्वेशन में ये बोल सकते हैं. ये कहाँ पे है? बेंडिंग इक्वेशन, नॉट इन टॉर्शन. दैट इज एन बेंडिंग इक्वेशन, नॉट इन टॉर्शन. प्लीज. Not in torsion, guys. ओके. टॉर्शन में जो भी आपका शाफ्ट का रेडियस रहेगा, शाफ्ट का डायमीटर बाय 2 यही रेडियस रहेगा. फॉर टॉर्शन इक्वेशन. 1 minute. For torsion
R it is equals to d by 2. R it is equals to d by 2. That is also important. Okay. Torsion equation is applicable only for circular shaft. यानी जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड कहाँ पे, सर्कुलर शाफ्ट पे वैलिड, रेक्टेंगुलर वगैरह पे नहीं। क्यों? बर्नौलीज नहीं है ना बाबा, इसीलिए। ओके। तो वो सर्कुलर शाफ्ट में कौन से, हॉलो एंड सॉलिड। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि टॉर्शन का इफेक्ट हम रेक्टेंगल के लिए जब डिजाइन ऑफ बीम हम करते तब कैसे लेते, आरसीसी 2 में अभी आपको रहेगा 7 में। तो वह कैसे लेते, तो उसके लिए डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल्स किए गए हैं, उसके बाद उसमें इंपेरिकल फॉर्मूलेस आपके आईएस कोड 456 में ऐड किए गए, अलग से टॉर्शन के क्लॉजेस, दैट इज ऐड टॉर्शन क्लॉजेस, इट इज ऐड। तो वो टॉर्शन के क्लॉजेस में से जो भी फॉर्मूलेस है, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूलेस, वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूलेस अपने को यूज करने पड़ते टॉर्शन के इक्वेशन में। अगर आपको ये पूछा है इंटरव्यू में या फिर कहीं भी क्वेश्चन में कि डिजाइन ऑफ आरसीसी में आप टॉर्शन लेते हो तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है, तो इक्विवेलेंट टॉर्शन करके फॉर्मूला रहता है, इक्विवेलेंट टॉर्शन मोमेंट। सो मोमेंट का जो भी अपना वैल्यू रहता है वो वैल्यू अपना बढ़ जाता, उसके लिए अपने को टॉर्शन के लिए कुछ अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं रहती है। वही रेनफोर्समेंट मुझे क्या में प्रोवाइड करना पड़ता है, बेंडिंग के लिए जो भी मैं रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाला था वो मुझे ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता, क्योंकि आपकी जो भी बेंडिंग की वैल्यू है वो इक्विवेलेंट बेंडिंग होगी, शेयर की वैल्यू है वही इक्विवेलेंट शेयर हो गया। इक्विवेलेंट बेंडिंग एंड इक्विवेलेंट शेयर, यानी ये क्या हो जाएगा, टॉर्शन और बेंडिंग मोमेंट दोनों ऐड करके एक मोमेंट और एक शेयर फोर्स मेरा बन जाएगा, यानी मेरा ऐड हो जाएगा। अगर मेरा बेंडिंग मोमेंट 20 किलो न्यूटन पर इंटू मीटर है और मेरा टॉर्शन 5 किलो न्यूटन इंटू मीटर है, तो वो 20 प्लस 5 दोनों ऐड होके 25 बन जाएंगे। वो 25 के लिए हम आरसीसी निकालेंगे, यानी हम एएसटी निकालेंगे। ओके। उसी तरह शेयर फोर्स भी मेरा, अगर शेयर फोर्स, नॉर्मल शेयर फोर्स मेरा ये है, यानी 30 किलो न्यूटन है, और मेरा टॉर्शन के वजह से शेयर फोर्स आ रहा 10 किलो न्यूटन, तो 30 प्लस 10 इट इज 40। तो 40 इक्विवेलेंट शेयर फोर्स मेरा हो गया। वो इक्विवेलेंट शेयर फोर्स के लिए मुझे शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके। तो वो वहां पे आपके इक्विवेलेंट के इससे आते हैं, कहाँ पे, डिजाइनिंग में। वहां पे रेक्टेंगल के लिए भी लेते हैं, बट दैट इज, जब मैं एनालिसिस वाले केस में आऊंगा, नॉट फॉर डिजाइन, ओनली फॉर एनालिसिस। सॉम इज कंसर्न, जब भी मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज कंसर्न होगा, तब मेरा बर्नौलीज इक्वेशन मुझे, एजम्पशन मुझे देखना पड़ेगा। बर्नौलीज इक्वेशन इज ओनली वैलिड फॉर विच, सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन मेरा कौन सा रहेगा, सर्कुलर शाफ्ट, इट इज माय हॉलो और सॉलिड, दोनों भी मेरा रह सकता, हॉलो एंड सॉलिड मेरा दोनों भी रह सकता। ओके। तो वो मुझे सर्कुलर शाफ्ट के लिए ही देखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लीज से ऐसा नो, समझा क्या आपको? Yes, sir. ओके। डिजाइनिंग कंसर्न, आईएस कोड वी फॉलो, आईएस कोड वी फॉलो। ओके। डिजाइन इज कंसर्न, एनालिसिस इज कंसर्न ओनली सर्कुलर शाफ्ट, ओनली सर्कुलर शाफ्ट। ओके। नेक्स्ट टू, अब सेक्शन मॉडल्स देखते हैं। अब ये हो गया अपना एजम्पशन, एजम्पशन के बाद हो गया मेरा इक्वेशन, टॉर्शन इक्वेशन, टॉर्शन इक्वेशन के बाद दैट इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे जो देखना है, तो उसके लिए मुझे
सेक्शन मॉडुलस में देख लेता, सेक्शन मॉडुलस मेरा किस तरह रहेंगे, क्या रहेंगे, वो भी मैं देख लेता। पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, दोनों का एडिशन रहता। सेक्शन मॉडुलस, that is section modulus for torsion, it is zp, polar section modulus इसको आप बोल सकते हैं। zp it is nothing but polar section modulus। okay, zp it is equals to j by r max, j by r max। what is j? polar moment of inertia। what is polar moment of inertia? ixx i y। अब यही मैं फॉर बेंडिंग के लिए देखता, so that is simply it is z for bending, यानी इसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग सेक्शन मॉडुलस। that is z। what is z? z is equals to I by y, that y it is y max, I by y max। ओके, तो अभी z क्यों निकालते हैं? z सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा रहेगा उतनी आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, दैट्स व्हाई सेक्शन मॉडुलस इज कंसर्न। ओके, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, मुझे यूज करने के लिए, मुझे जो भी मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा रही, सेक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा रही, तो मुझे लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। ओके, सो z इज मोर than our more strength in bending। okay, and zp is more, यहाँ पे मैं बोल देता more in zp, strength in torsion, more strength in torsion। z is more, strength in bending is more, zp is more, strength in torsion is more। okay, next, फ्लक्चरल रिजिडिटी, उसको हम बोलेंगे ई आर। टॉर्शनल रिजिडिटी, उसको हम बोलेंगे जी जे, दैट इज ई आर, दैट इज जी जे। और फ्लक्चरल स्टिफनेस, that is kf, that is m by theta is equals to again ei by l। थीटा यानी स्लोप, थीटा यानी क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। ओके, दिख रहा है नीचे का स्लोप, दिख रहा क्या? हो सर।
फ्लेक्चरल स्टिफनेस है ना, बेंडिंग स्टिफनेस इसे पकड़ लेते हैं। टॉर्शनल स्टिफनेस है ना, फ्लेक्चरल यानी बेंडिंग। ओके, फ्लेक्चरल यानी बेंडिंग। तो फ्लेक्चरल स्टिफनेस अपन ने देख लिया, अभी टॉर्शनल स्टिफनेस हम देख लेते हैं। टॉर्शनल स्टिफनेस, तो उसको बोलेंगे केटी, स्टिफनेस टॉर्शन, टॉर्शनल मोमेंट टू द थीटा यानी जी जे बाय एल, जी जे बाय एल। ओके, ओके। इसी के तरह एक्सियल स्टिफनेस भी हम बोल सकते हैं, एक्सियल स्टिफनेस, एक्सियल स्टिफनेस में हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो थीटा है ना, यहाँ पे थीटा, टॉर्शन स्टिफनेस में जो थीटा है दैट इज ट्विस्टिंग एंगल, यानी एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। कहाँ से? एंगल ऑफ ट्विस्टिंग। तो ये क्या में रहेगा? रेडियन में रहेगा। क्या में रहेगा? रेडियंस में रहेगा। इसी के तरह एक्सियल स्टिफनेस यानी दैट इज की, एक्सियल स्टिफनेस दैट इज की, P by load upon displacement, load upon deflection, displacement, del. So that P divided by PL upon E. P get cancel, E by L. That is axial stiffness. Okay, axial stiffness. Okay. So वेरिएशन इसके नीचे लिखो, यहाँ तक अगर लिख के हो गया होगा तो आपका ओके, यहाँ तक लिख के हो गया तो आपको अभी कौन सा चाहिए? ये अपन ने कहाँ पे देख लिया? बेंडिंग स्ट्रेसेस में देख लिया। अभी मुझे ये देखना है, लेकिन आपको ये पता रहने को ना कि स्टिफनेस कौन से रहते हैं, एक्सियल स्टिफनेस क्या रहता, फ्लेक्चरल या फिर बेंडिंग स्टिफनेस क्या रहेगा, दैट इज फ्लेक्चरल और बेंडिंग। टॉर्शन स्टिफनेस क्या रहता है ना, एक्सियल क्या रहता, ये पता रहने को ना। जैसे स्टिफनेस आपको पता रहने को ना, वैसे ही आपको सेक्शन मॉडुलस आल्सो पता रहने को। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली फॉर्मूला, एक वैल्यू देके रहेंगी आपको, डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला, गेट द वैल्यू, खत्म, 2 मार्क्स। ओके, ओके। सो गाइस, इसके नीचे लिखो, variation can see on the cross section, variation can see on the cross section, variation can see on the cross section, काय की वजह से? स्टिफनेस की वजह से। ओके, फ्लक्चर और उसके नीचे लिखो, फ्लक्चर और बेंडिंग स्ट्रेस in a beam linear manner, फ्लक्चर और बेंडिंग स्ट्रेस in a beam लीनियर मैनर। कौन सा मैनर में रहेगा? लीनियर मैनर में रहेगा। ओके, ऑन द बीम इन लीनियर मैनर में रहेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन लिखो,
फ्लेक्चरल shear is parabolic manner. Flexural shear is parabolic manner. पैराबोलिक shear stress हमने पैराबोलिक मैनर में देखा, बेंडिंग स्ट्रेसेस हमने लीनियर मैनर में देखा. अब आप बोलेंगे व्हाट इज लीनियर, व्हाट इज पैराबोलिक? बेंडिंग स्ट्रेस लीनियर इन मैनर, shear stress parabolic in manner. It's tau max, second degree. ये बेंडिंग स्ट्रेस, shear stress. ओके, तो ये आपको लिखना है, यानी आपको समझने को. नोट फ्लेक्चरल shear variation is parabolic. फ्लेक्चरल shear variation नोट है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट है. फ्लेक्चरल shear variation is parabolic. उसके नीचे ही लिखो टॉर्शनल shear variation is linear. टॉर्शनल shear variation is linear. लीनियर को आप अलग पेन से लिखो या फिर इसको अंडरलाइन कर लो, अब क्या बोल रहे हैं अपन, ये क्या हो गया, ये फ्लक्चरल की वजह से हो गया, बेंडिंग की वजह से. लेकिन टॉर्शन की वजह से क्या हो रहा है? जब अपन देख रहे हैं तो टॉर्शन की वजह से क्या हो रहा है? टॉर्शन की वजह से, एक मिनट, जब अपन स्ट्रेसेस देखेंगे, जैसे कि क्लॉकवाइज देख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रेस मुझे दिखेगा. दैट इज टाउ मैक्स, दैट इज लीनियर. ये टॉर्शनल स्ट्रेस डायग्राम. विच स्ट्रेस? shear stress. Torsional shear stress linear 1 degree. Torsional shear stress 1 degree. Bending shear stress 2 degree. Parabola linear. पैराबोला कहाँ पे? फ्लेक्चर यानी क्या? बेंडिंग के लिए क्या है? shear stress मेरा 2 डिग्री में है डायग्राम, और टॉर्शन के लिए क्या है? 1 डिग्री में है डायग्राम. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन द गेट, ESE एंड अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्स. सबसे ज्यादा पूछे वाला क्या क्वेश्चन. ओके, के what is the dash diagram for torsion stress? 1 degree, 2 degree, 3 degree, none of the above. 1 degree is the answer for torsion. 2 degree is the answer for flexure. Okay, so that's why we need to learn this. कि आपको भाई सबसे पहले ये समझने को ना कि डायग्राम्स किस तरह आ रहे हैं. तो बेंडिंग स्ट्रेस की डायग्राम लीनियर, दैट इज इन 1 डिग्री. shear स्ट्रेस की डायग्राम क्या है? 2 डिग्री है, लेकिन फ्लेक्चरर के लिए है. जब अपन टॉर्शन कंसिडर करेंगे तो टॉर्शन के लिए 1 डिग्री है.
यानी लीनियर, 1 डिग्री यानी क्या है, लीनियर है, क्योंकि 1 डिग्री यानी क्या है आपका, लीनियर है। ओके, यहाँ तक पूरा बेसिक समझ गया क्या, मुझे एक बात बता दो। इसके बाद फिर एडवांस है ना, बाद में पूरे फॉर्मूलेस वगैरह वगैरह सब कुछ है। बेसिक यहाँ तक पूरा पूरा समझ गया क्या, आप बता दो। इसमें कोई भी एक भी डाउट होगा तो प्लीज आस्क दिस डाउट। हेलो, इज देयर एनी वन स्लाइट डाउट, प्लीज पूछ लो, क्योंकि ये जो बेसिक है ना, बेसिक में आपके जो भी जेई एग्जाम्स है ना, जेई एग्जाम्स पे यहां तक ही क्वेश्चन 100% आता है। इसके ऊपर जो मैं सिखाने वाला हूं ना अभी, वो गेट कंसर्न है, नॉट फॉर द जेई एग्जाम्स। जेई एग्जाम्स यहां तक पूछ लेते, यहां तक पूछ लेते। इफ यू हैव नो डाउट देन मैं यहाँ पे रोकता हूँ, मैं इसके सामने का नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। दैट इज अ थ्योरी, इट इज ओवर। ओके, और अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर है 9 o'clock को, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, 9 o'clock को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 1 मिनट।